ओके, एक बार और एक्सप्लेन कर दो, रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट हुई थी। ओके सर, पूरा यस। ओके। सबसे पहले हमने हेडर फाइल यूज करा है stdio.h, जो हमको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने इंटीजर मेन यूज किया है, ये इंडिकेट करता है कि हमारा फंक्शन जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है। फिर हमने वेरिएबल्स को करवाया है डिक्लेयर। उसके बाद हमने जो एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज हैं उनको इनपुट करवाएंगे। स्कैनर जो है वो हमारी वैल्यूज को रीड करेगा। फिर उसके बाद हम जो पहले स्वैप करने से पहले जो वैल्यूज है उनको प्रिंट करवाएंगे। सपोज हमने एक्स की वैल्यू ले ली 2 और वाई की वैल्यू ले लिया हमने 5। तो ये जो हमारे हमने तीनों एक्सप्रेशंस लिखे हैं हम इनमें पुट करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास x प्लस वाई, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। तो 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। तो अब हमारे पास x की एक न्यू वैल्यू आ चुकी है विच इज 7। यहाँ पे सेकेंड एक्सप्रेशन में वो पुट करेंगे, तो 7 माइनस 5 कर देंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी y की। अब ये जो दोनों x एंड y की नई वैल्यूज आई हैं वो हम थर्ड एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो थर्ड एक्सप्रेशन जो होगा हमारा वो होगा 7 माइनस 2 विच इज 5। तो अब हम देख सकते हैं कि पहले जो हमने वैल्यूज पुट करी थी एक्स एंड वाई की वो थी 2 एंड 5। अब जो हमारे पास न्यू वैल्यूज आ चुकी है वो है 5 एंड 2। मतलब अब हमारी दोनों वैल्यू स्वैप हो चुकी है। तो हम इनको प्रिंट करवा देंगे एंड रिटर्न 0 होगा। 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। ये हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। Okay, so this is your first problem. Now come to second. Second is the program for compound interest and simple interest. स्टार्टिंग में हमने हेडर फाइल्स लाइक डिक्लेयर इंक्लूड किए। ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे फ्लोट यूज करा है क्योंकि हम यहाँ पे हमारी फ्रैक्शनल पार्ट यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम PR वेरिएबल्स हम इनपुट करवा रहे हैं। तो PRT हम यहाँ पे इनपुट करवाएंगे इनके वैल्यूज, स्कैनफ रीड करेगा। तो और ये जो हमने फॉर्मूलास लिखा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे वैल्यूज इनपुट होके लाइक हमारे कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वो प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे हमने गेट्स भी यूज करा है ताकि हम जो आउटपुट है उसको होल्ड करें और फिर रिटर्न 0 रिटर्न कर देगा वैल्यू और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम। गायत्री, आप अपने मोबाइल से कर सकते हो क्या डायरेक्ट शेयर कर सकते हो या मुझे? हाँ सर आपने कर तो दिया है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा ठीक है। नहीं, मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। आप ठीक है, ये इतना ठीक है, करेक्ट। हाँ वो सर नेटवर्क सही नहीं है, सुबह से क्लास होते होते फिर शाम में। नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। यस ठीक है तो ओके, दिस program is for calculating simple interest and compound interest. First I have included include stdio.h. This is the preprocessor directive to include the content, and stdio.h is input and output operator. Then int main, this is the first line of program. Then float is used for the fraction part and floating point number. Float PTR SINCI.
Then I have used printf. Printf is used for to get the output, and for printing the statement, enter principal amount P. Then scanf. Scanf is used to read the values, and %f, address of P. %f is used for floating point number for floats, and address of P means address is whatever input will be entered, it will read directly in the permanent memory. Then printf, enter time in year. Then scanf, %f, address of T. Then printf, enter rate in percent. Then scanf, %f, address of rate. Then I have written the formulas of simple interest and compound interest. Then printf simple interest, address of D. Address of F and D. Address of D is a format specifier. It is it includes memory of 4 byte long, and return 0. It is used for it returns the values from main. This done, sir. This is your first program, okay? So this is not address, it is %, okay? % is format specifier. Okay. Yes. Oh, by mistake. Okay, no, not an issue. So this is the same program actually. Yes, volume of cube. Volume of cube. So which one is volume of cube? This is simple interest program. So it has 2 pages, sir. Okay, fine. Yes. Yes, first the header file stdio.h, then int main, फिर हमने side enter किया है, printf enter side of cube, then scanf, %f, address of site. Then I have written the formula volume, side into side into side. Then printf, it will calculate the volume, then return 0. Okay. Actually, it was cuboid there. By mistake, it was written cube. Okay. So now come to वर्षा. वर्षा तो थी ही नहीं ना. गायत्री, गायत्री के बाद पारुल, पारुल के बाद पंकज, पंकज. यस पंकज. पंकज नहीं है आज. ओके. अंशु. अंशु आपने एक्सप्लेन किया था क्या? नो सर, रह गया था क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी. आज आ रही है. आज आप एक्सप्लेन कर पाओगी प्रोग्राम? यस सर, मैं करूंगी. Okay. So this is your program. Are you able to see this screen? Yes sir, I have my copy with me as well. I can see that. Okay. Okay. So my program was to take input of name, roll number, marks obtained by a student in 4 subjects of 100 marks each, and to display the name, roll number with percentage,
score secured? That was my question. So the program starts with the hashtag include studio stdoh. This is a header file, following which we have structure marks. Then we have integer roll number, फिर character name, and then we have float, that is for marks, chemistry, maths, physics, and bio. Then we have main function as integer main. Then we have structure marks, following which we have printf, that has in bracket double quoted, that is student %d, और इसमें यहाँ पे स्टूडेंट का नाम जो है वो लिखा हुआ था, फिर उसका रोल नंबर वो लिखा हुआ था, और फिर उसके मार्क्स, फिर उसके मार्क्स रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में लिखे गए थे। फिर हमने परसेंटेज को कैलकुलेट करना था, तो हमने सॉरी सर, हमने फिर फॉर्मूले के थ्रू परसेंटेज निकाली, और उसके बाद हमको जो डिस्प्ले कराना था, हमने printf बोला, क्योंकि हमको आउटपुट चाहिए था, तो हमने printf लास्ट में बोल के, और उसका जो परसेंटेज हमारा निकला वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ, और जो रिटर्न 0 हो गया, तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। आपने तो बिल्कुल एल्गोरिदम की तरह पढ़ दिया उसको, लेकिन वो स्ट्रक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया आपने। Okay, so sorry, sir. If you don't know about a structure, then you can simply say that I don't know. There is no deduction of marks. But if you know, then please explain it. Actually, the structure marks is for, I think it's for marks that we. No, wait a second. What was? I know, because I had never explained it, and this is not normal concept. Okay. Now come to second program. I have done first question of volume, the one that was given. Volume. So you have pasted, yes. First question, sir. Yes. This is your first question. Yes, sir. So you told to choose one question out of the exercise. Just give me 1 second.
Yes, Anshu. Anshu, start your presentation. Yes, sir. Okay. Hashtag include stdio.h header file. उसके बाद मेन इंटीजर बताने के लिए कि मेन फंक्शन हम इनिशिएट कर रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस कि हम जो फंक्शन है उसका इनिशिएशन यहाँ से हो रहा है। इंटीजर हमने लिखा साइड और वॉल्यूम को, बिकॉज ये फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं है। फिर उसके बाद हमने printf कमांड दिया और हैश वो /n एंटर s वॉल्यूम न्यू लाइन कैरेक्टर थी, न्यू लाइन कैरेक्टर है, हमने एंटर किया s की वैल्यू। फिर हमने scanf का ऑप्शन दिया जो कि रीड करेगा s जो हमारी साइड है उसकी वैल्यू को। फिर हमने वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था उसको पुट किया साइड इनटू साइड, स्टार्स डिनोट साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर हमने प्रिंट ऑफ का ऑप्शन दिया, हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए था, उसने %d जो वैल्यू थी हमारी वॉल्यूम की जो कैलकुलेट हुई प्रीवियस लाइन से, वो उसने यहाँ पे रीड करके %d वैल्यू आई और रिटर्न 0, तो वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और कर्ली ब्रेस से वो क्लोज हो गया। Okay, in this program you find any error? Probably in after in this line printf Yes. last I've written after volume value, after value, I think it's not needed here. Which is not needed? The next line after integer v, the line printf ये /n enter s value के बाद वाला जो पोर्शन है, Enter s value के बाद वाला /n is not required. So this is Yes. not error, this is additional thing. But this program is having a tremendous error. Anyone is able to tell the error? Yes. Gayatri? So she must include float. Parul? Sir, in the 5th line, she has written /n 2 times. Okay. Anil? So I Yes, think sir. side enter नहीं कराया है इसने. Side. Okay. Anil? Yes, sir. What is the error in this program? सर फ्लोट आएगा ना? तो फ्लोट कोई एरर है? नहीं, मैं इंटीजर स्टार्टिंग फ्लोट, से पढ़ रहा था। बस आंसर थोड़ा गलत आएगा, लेकिन लॉजिक तो सही है। 5 एंटर किया तो 20 कितना 625 आ जाएगा, 125। कोई एक तो एरर है इसमें। और कौन बच गया है? ख्याति? Yes, sir. Is there any error in this program? I don't know, sir. Okay. अब और कौन बचा है भाई पूरे लोगों में से? वर्षा ही तो है ये।
Anshu है, yes. But is there any error in this program? Pinky? No, sir. No error. Okay. So in line number 1, there is a big error. You can see that hash followed by include and followed by left curly brace. Okay, left angular bracket. Yes, sir. But yes, so this is Yes, big sir. mistake. So now you are saying yes sir, yes sir. But the error सर was हमने बीच वाला लास्ट बीच वाला ही देखा, फर्स्ट हेडर फाइल पे ध्यान ही नहीं गया, वो सब सही लिखते हैं. देखना चाहिए ना कि कहीं ना कहीं तो एरर हो सकती है, तो इस जगह पे ये एरर है. नाउ कम टू नेक्स्ट. ओके फाइन. और कौन बचेगा? कोई और एक्सप्लेन कर रहा है प्रोग्राम? ओके. तो ये प्रोग्राम्स थे आप लोगों के लिए, है ना? अभी अब हम एक काम करते हैं कि दूसरे प्रोग्राम्स देते हैं. आप लोग कहीं से भी सर्च कीजिए और लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए. फाइन. सो लेट मी, what is the last question? Write a program to find root of quadratic equation. अब ये प्रोग्राम है आप लोग के पास, ठीक है? ये इंटरनेट में भी मिलेंगे, लेकिन आप लोग को एक्सप्लेन करना है. आप इंटरनेट की हेल्प लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे आपको ये लॉजिक समझाना पड़ेगा. So let me show you some programs. और इसमें से आप कोई भी एक पसंद का प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई भी. So these are the new programs. Okay. So अब बाकी जिन लोगों को कोई भी डाउट हो वो पूछ लें. सर मुझे ये पूछना था कि जो नोट्स आपने प्रोवाइड कराए हैं हमको रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स के, और जो वीडियोस आपकी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, सर हमको कैसे पढ़ना चाहिए? बिकॉज हमारे लिए बिल्कुल नया है सब कुछ, और सब कुछ सिस्टमैटिक और एकदम से ग्रास्प करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और नहीं हो पाता एकदम से, काफ़ी चीज़ें समझ भी नहीं आती. तो कैसे पढ़ना चाहिए कि इफेक्टिवली वो गेन भी हो जाए और हम पढ़ भी सकें? आपने रिवीजन अटेंड किया है? यस सर, मैंने किया है. कहाँ से शुरू किया था रिवीजन अटेंड करना? आपने स्टार्टिंग से, जब बिल्कुल इनिशियल डेज में जब स्टार्ट किया था, तभी से, फ्रॉम द वेरी सारे बिगिनिंग. अटेंड किए? सारे अटेंड किए. और तब से लेकर जब तक मैंने जो पढ़ाया वो सारा समझ में आया है या नहीं आया? सारा तो नहीं, बट काफी काफी कुछ समझ में आया है. सारा तो नहीं क्या कहूंगी. क्या चीज नहीं समझ में आया आपको उसमें? जैसे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट होगा ना जिसमें आप एकदम डिस्ट्रैक्ट हुई होंगी और उसके बाद आपने मतलब सिस्टम को देखना ही बंद कर दिया होगा.
पढ़ते पढ़ते अचानक से लगा होगा कि अब ये तो सिर से ऊपर जा रहा है तो अब इसको नहीं पढ़ते करके। सर स्पेशली प्रोग्राम्स, जैसे प्रोग्राम्स लिखना बिल्कुल ही नया कंसेप्ट है, और चीज़ों को थोड़ा सा समझना, दो थ्योरी पार्ट तक ठीक है कि हम उसे समझ सकते हैं और समझ में भी आता है, और अंडरस्टूड भी है वो कि ऐसे ये चीज़ है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोग्राम तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि थोड़ा डिफिकल्टी होती है चीज़ों को समझने में, थोड़ा लिखने में, क्योंकि कभी प्रैक्टिस नहीं है और बिल्कुल ही नया सा है, तो थोड़ा सा होता ये है होता ऐसा, है। ठीक है। ओके, अभी आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ रही हैं और एडिशनल कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट चल रहा है आप लोग का? सर जर्मन। जर्मन पढ़ रहे हो है ना? जर्मन लैंग्वेज के सिंटैक्सेस होंगे, कैसे बोलते हैं, ये सब पता होगा आप लोगों को, है कि नहीं? यस सर नो? थोड़ा बहुत यस जितने भी सर। वेलकम हेलो ये सब तो बोलना आने लगा होगा आप लोगों को। सी भी एक लैंग्वेज है, और सी से पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो आपकी केमिस्ट्री भी कम खतरनाक नहीं है ना? जैसे अचानक से हमने कुछ कुछ लिखा, सी लिखा और उसके आसपास 4 लाइंस खींच दी छोटी छोटी, और उसके आगे एच एच लिख दिया, तो लोग उसको मीथेन बोलते हैं, जबकि जो मीथेन की स्पेलिंग है उसमें से कोई भी चीज उसमें नहीं आती है। यस सर नो? यस सर। तो वो एक लैंग्वेज है, आपने रिप्रेजेंट किया अपने फॉर्मूले को। इसी तरह से कंप्यूटर को समझने के लिए भी एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तो वो लैंग्वेज हमारी सी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हम सी लैंग्वेज में क्या करते हैं कि जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, मैथमेटिक्स का पोर्शन यानी कि स्टेटमेंट्स दिखाना, ये सब चीजें, और जो एग्जीक्यूशन का पोर्शन है, इन सबको हम एक साथ क्लब करते हैं। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को एकदम छोटा सा प्रोग्राम बताता हूँ। ये लैब है हमारी, वर्चुअल लैब। ठीक है, अब इसमें हम एक जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, बाय डिफॉल्ट एक सी लैंग्वेज का कंपाइलर होगा, उसको हम चूज करते हैं। तो ये स्क्रीन आप लोगों को शायद नहीं दिख रही है, तो मैं ये स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। जितने लोगों का भी डाउट है क्वेश्चन पूछते जाना, क्योंकि आज मैं कोई थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ, है ना? इसके बाद आप बताना। सर अभी ये प्रोग्राम्स करने हैं अभी? आप करो ना, आप प्रोग्राम कर लो, मैं आपको प्रोग्राम पेस्ट करके दे देता हूँ, ठीक है? और ये जो 2-4 लोग हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, वो लोग समझ लेंगे प्रोग्राम। ओके सर। तो मैं, हाँ, जितने लोगों को आता है वो यहाँ पर करते जाएंगे, तो दोनों काम पैरेलली होते जाएंगे, है ना? तो ये मैंने चैट बॉक्स पे प्रोग्राम पेस्ट कर दिया है, इसको आप कर लो। और बल्कि इसमें क्या करो अनिल, एक एक करके सारे प्रोग्राम करते जाओ। पहले एक को करो, और करना नहीं है, लिखना भर नहीं है, उसका ओके। लॉजिक समझना है। ठीक है, हाँ हाँ। लॉजिक लॉजिक समझ के करना है। ठीक है सर। ओके, तो अब यहाँ पर जो लोग, जितने लोग नए हैं, है ना, जितने भी नए लोग हैं, जिन लोगों को या फिर प्रोग्रामिंग से डर लगता है, वो सारे लोग देखो कि ये लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में हमने ये डिक्शनरी लगाई है, इंक्लूड stdio.h डिक्शनरी। ओके, दिस इज अनदर लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज ऐसी है कि जो सी समझ सकता है। इसमें फिर हमने लिखा इंटीजर मेन। आप इंटीजर मेन की जगह वॉइड मेन भी लिख सकते हो, रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने इनिशियली प्रोग्राम स्टार्ट किया होगा, वॉइड मेन, और इसके अंदर कोई वॉइड नहीं रहता, वॉइड मेन, और इसके बाद ये लेफ्ट कर्ली ब्रेस स्टार्ट होता है, फिर आप लिखते हो। तो ये पहला प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का। जब आप हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को रन करवाओगे मतलब यूजर को क्या दिखेगा और एक्चुअल में कंप्यूटर में क्या रहेगा। तो प्रोग्राम रन होने के बाद हेलो वर्ल्ड आना चाहिए, यदि क्लाउड खाली होगा तो। और ये प्रोग्राम कहीं पर भी रन कर सकते हो, आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप मोबाइल पे भी रन कर सकते हो, लेकिन आप टाइप कैसे करोगे ये आपको समझना, क्योंकि इतने सारे सिंबल है। देयर इज सम एरर,
कोई बात नहीं, हम यहाँ पर नहीं रन करते। प्रोग्राम इस कंपाइलर में रन कर लेते हैं। तो ये पहला प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट हर जगह पे क्या रहता है, हेलो वर्ल्ड रहता है, ताकि आप समझ सको कि जो आपने प्रिंट के अंदर दिया बस वही भर एग्जीक्यूट होने वाला है, बाकी कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। ये प्रॉम्प्ट है तो प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है। इंक्लूड जो है लैंग्वेज है, इंक्लूड उनकी लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज से ये आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इंक्लूड stdio.h फाइल इसको दिखाता हूँ ऑनलाइन यदि अवेलेबल होगी। ये सोर्स फाइल है, ठीक है। यहाँ आज हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा था, इफ नॉट डिफाइन stdio.h, इफ डिफाइन, सो ये सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन की हुई है। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट सब कुछ डिफाइन किया है, और इसमें भी कोई हेडर फाइल होगी, कोई ना कोई हेडर फाइल होगी। अब यहाँ क्या लिखा है, stdio.h है क्या फाइल एक्चुअली में? सो यहाँ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, बताया ही नहीं है। इसमें एक्सटर्नल वेरिएबल सी रखा हुआ है, इसको पूरा डिफाइन किया हुआ है, और अलग अलग चीजें डिफाइन की हुई है, बहुत सारी चीजें डिफाइन की हुई है। जैसे लाइन बफर डिफाइन किया हुआ है, अनबफर डिफाइन किया है, सब कुछ डिफाइन किया है। तो ये सब सी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। आप यहाँ अपने फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो यदि वो परमिट करे तो। डिफाइन सम फंक्शन, अब ये सारी चीजें कहीं और डिफाइन की हुई है, उसको हम लोगों को लेना पड़ता है। तो दिस इज वन प्रोग्राम and it was written in 15th of March 1986, बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में इसको लिखा गया था, वहां की लेबोरेटरी में। फाइन, सो दिस इज योर सोर्स फाइल। यदि आप सोर्स फाइल नहीं देते हो, ठीक है, आप सोर्स फाइल मत दो, तो ये इतना जो कोड है 160 लाइन का कोड, ये आपको वहां पर पेस्ट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये उसकी डिक्शनरी है stdio.h। अब ये प्रोग्राम कौन सी भाषा बोल रहा है, कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, ये स्टार्ट होता है मेन से, कि यहाँ से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले मैं कुछ भी लिखूं, जैसे मैंने इंटीजर लिखा k इक्वल्स टू 90, ये कंपाइल जरूर होगा, बनेगा जरूर, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं दिखेगा, और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि हम इसको कॉल ना करें। तो अभी हम ये वाला पोर्शन तो नहीं देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं। ये जो डबल स्लैश लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कमेंट। ये जितना भी डबल स्लैश है ये कमेंट है, आप इसको लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज वन प्रोग्राम। अब आप किसी नंबर को यूजर से इनपुट करवाना चाहते हो, तो आपके पास डेटा टाइप होंगे। डेटा टाइप जो होते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, आप सब सारी बुक, मैं एक बुक ओपन कर लेता हूँ या अपनी स्लाइड ओपन कर लेता हूँ जिसमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी। So PowerPoint is not available. Why? I don't know. So this is our PowerPoint, okay? Just I want to show you that what is the meaning of integer, etc. This all we have done, okay? Everything we have completed, okay, in second part of so in this module 2 we have already shown you कि
आप जो भी सोर्स फाइल ले रहे हो उसको कंपाइल करते हो, कंपाइल करने के बाद मशीन जो है उसको समझ पाती है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी कोई नहीं समझ पाता कि क्या लिखा हुआ है, तो मशीन के लिए समझने के लिए हम लोगों को कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। कंपाइलर यानी होता है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को। इसके बाद सारी लाइब्रेरीज है, जैसे इंक्लूड stdio.h, इसके बाद ये इंक्लूड होती है हेडर फाइल वगैरह जितनी भी है। फिर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जो 0 और 1 के फॉर्मेट में रहती है। तो हम क्यों ना पहले देखते हैं कि एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट वाकई में 0 और 1 के फॉर्मेट में रहती है या नहीं। ट्राई करते हैं, यदि हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर आएगा। ये आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। और हमने कुछ प्रोग्राम बनाए हुए हैं ना सी लैंग्वेज में। कहाँ बनाए हैं प्रोग्राम? प्रोग्राम्स में मैक्रोडेमो। ओके, तो ये रन तो नहीं कर पाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं। तो ये डायरेक्ट रन हो गया प्रोग्राम, लेकिन इसको रीड कैसे करना है? रीड करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो रीड करने के लिए हम नोटपैड का ही यूज करेंगे फिर, ठीक है। मैं नोटपैड में दिखा देता हूँ। So this screen is visible to you, yes or no? Yes, sir. ये लैंग्वेज है जो कि किसको समझ में आती है? एक्चुअल में प्रोग्राम हमने क्या लिखा है? मैक्रोडेमो नाम का एक प्रोग्राम लिखा है। ये एक्चुअल में प्रोग्राम हमने लिखा है ये। This program is written in this, and after compilation this will become this. Are you able to understand what is written here? Only No. some places are there where you can read that ये क्या लिखा हुआ है कि यूजर कपिल कुमार नागवंशी डेस्कटॉप एमईटी सी प्रोग्राम मैक्रो डेमो, ये एक फाइल का नाम लिखा हुआ है। अब ये जो है अनसी %d सोनी एंड जी, ये जो भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है उसके कुछ कुछ पोर्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये सोनी एंड जी है ना, ये सब आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद द रिजल्ट इज टू स्मॉल टू रिप्रेजेंटेड, अंडरफ्लो, रन टाइम फेलवर, वर्चुअल क्वेरी, ये पूरी की पूरी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। और इसके बाद ये फिर पूरा प्रोग्राम आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट ARGV, ARGC, एनवायरमेंट, सब पूरी डेफिनेशन सब कुछ यहाँ पर कॉपी करके लिखा हुआ है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिखा, लेकिन उसके पीछे इतनी सारी मेहनत है, इतनी सारी चीजें लिखी हुई है। अब आप समझ ही नहीं सकते हो, है ना। नहीं तो आपको क्या है कि यदि प्रोग्राम लिखना है सिंपल, यदि आप इस तरह के मैक्रो यूज करने का कोई प्रोग्राम, बल्कि मैक्रो की जगह कोई दूसरा प्रोग्राम लेते हैं, मैक्रो तो एक अलग ही चीज हो गई है। तो मैं आपको सबसे छोटा प्रोग्राम कौन सा है इसमें? हेलो का। ये हेलो का मैंने प्रोग्राम लिया, ओपन विथ नोटपैड किया, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, केवल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाला है। यस और नो? अब यदि आप इस प्रोग्राम को देखोगे तो इस प्रोग्राम का जो इक्विवेलेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल है कहाँ है? हेलो 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 .exe दिख रहा है क्या कहीं?
बनाना पड़ेगा। कहाँ चले गया अब? वो भी चले गया, गायब हो गया। सो दिस इज आवर प्रोग्राम, और मैं सारी चीजें उड़ा देता हूँ, है ना, एकदम सिंपल सा सी प्रोग्राम। जब भी आप पहला प्रोग्राम यूज करोगे तो यही प्रोग्राम बनेगा। सब चीजें उड़ाने के बाद मैंने इसको सेव किया और ये यहाँ पर भी रीसेट हो जाएगा, ये सेव हो गया। ठीक, अब इसको मैंने रन करवाया। रन करवाने के बाद इसकी एक इक्विवेलेंट फाइल बनेगी, और बल्कि मैं ये /n भी हटा देता हूँ। /n भी हटा दो ताकि ये प्रोग्राम सिंपल सा बने, बहुत बड़ा प्रोग्राम हमको चाहिए नहीं। ये बन गया प्रोग्राम। अब इसको हम ओपन करते हैं। प्रोग्राम में हेलो नाम की एक सी फाइल आ गई होगी। कहाँ आई? ये। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए हमने जो प्रोग्राम लिखा वो 1 KB में लिखा, लेकिन कंपाइल होके कितने KB में बन गया? 53 KB में। एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है, सिर्फ हेलो लिखा है और हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत है। दिस प्रोग्राम कैन नॉट रन इन डॉस मोड। फाइन। फिर और भी सारी चीजें लिखी हुई है, कई सारी चीजें इसमें। जो हमारी पहचान वाली चीज है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये यहां से शुरू हुआ। The result is too small, x86। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या है ये? यस। सर जो हेडर फाइल हम हैश इंक्लूड stdio.h वो लिखते हैं, उसकी वो जो मेन रीजन है उसको लिखने का, वो ये है कि इतना सारा हमको नहीं लिखना पड़ेगा, हम जस्ट उसको लिख के और काम चला सकते हैं। नहीं नहीं, इतना सारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसमें हेडर फाइल का तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आप देखो ना, हेडर फाइल मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, वो तो थोड़ी समझ में आ रही थी क्या लिखा हुआ था। यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें, नल नल, एंड ऑफ फाइल, ये सब दिख रहा है आपको, है ना। तो वो तो ठीक है कि इंक्लूड लिखने से आपको वो मतलब इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचो कि जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाते हो, एग्जीक्यूटेबल बनाने का मतलब क्या है? ठीक है, पहले मैं वो बताता हूँ। माउस कहाँ चले गया? अब इस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को फिर से देखते हैं। यहाँ पर आ गया होगा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। जब मैं जैसे ही हेलो वर्ल्ड को क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, या यहाँ पर भी क्यों देखना हमको? इस जगह पे देखने की कोई जरूरत नहीं, यहीं पर देखते हैं। बहुत तेजी से ये रन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये एग्जीक्यूट होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन मैटलैब के साथ एक अच्छी बात ये थी कि वो वहां पर इसको थोड़ी देर के लिए रन जरूर करता था। तो मैं फिर से वापस मैटलैब ओपन कर लेता हूँ। ये अभी मैंने बिल्कुल प्रोग्रामिंग आप लोगों को बताई नहीं है, सिर्फ ये बताया कि प्रोग्राम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ बिल्कुल आपको ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि एक छोटा सा प्रोग्राम जो आप लिखते हो उसके पीछे इतनी सारी कोडिंग की जरूरत है। अब यहाँ हेलो देखो, CDEFGH। जब आप इसको रन कर, अच्छा यहाँ से भी ये भाग रहा है ये प्रोग्राम, तो माय गॉड। इफ डेमो 4, ये भी भाग रहा, आउटपुट नहीं दे पा रहा है ना, बहुत तेजी से भाग रहा है ये प्रोग्राम। तो आप देख लो, ये एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए जैसे मैटलैब को मैंने सिर्फ क्लिक किया और ओपन हो गया, है ना, या इसको डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिक एक पर्टिकुलर फाइल ओपन हो गई। तो यही एग्जीक्यूटेबल फाइल का यूज है कि जैसे ही आपने इसको बनाया तो ये सॉफ्टवेयर बन जाता है। दिस इज नोन एज सॉफ्टवेयर। वॉट एवर एग्जीक्यूटेबल फाइल इज देयर, इट इज नोन एज सॉफ्टवेयर। ओके।
अब आप ये बताओ कि हेलो वर्ल्ड के लिए अब आप कर लोगे प्रोग्रामिंग आसानी से? आपको समझ में आ गया कि आप उस तरह से कोडिंग नहीं कर सकते जिस तरह की दिख रही थी? यस और नो? यस सर। नाउ अब कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि हमको ऐड करना है? कैसे पता लगेगा कि उसको ऐड करना है? तो कंप्यूटर बताता है कि भाई मुझे बताओ कि कौन कौन से डेटा टाइप है। कंप्यूटर को हम समझाते हैं तो कंप्यूटर को हम डेटा टाइप बताते हैं। कौन कौन से डेटा टाइप है? तो ये हमारे पास डेटा टाइप है बहुत सारे, ये इतने सारे डेटा टाइप है। इसमें से प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दिखाई दे रहा है। प्रिमिटिव मतलब जो कंपाइलर ने डिफाइन किए, नॉन प्रिमिटिव मतलब जो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो अभी थोड़ी देर पहले किसने बताया था, अंशु ने बताया था शायद, स्ट्रक्ट। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके हम अपना डेटा टाइप बना सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए जगह ही नहीं है, कहीं बना ही नहीं है। डेट ऑफ बर्थ ना इंटीजर में लिख सकते हो ना फ्लोट में लिख सकते हो, और डेट टाइप का कोई डेटा टाइप होता नहीं है। तो अब आप कैसे करोगे? आपकी तो प्रॉब्लम हो गई। तो अब आपको करना ये रहता है, किसके लिए आप स्ट्रक्चर से बनाओगे? तो हमको अभी कोई मतलब नहीं है, अभी हम सिर्फ न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक की बात करेंगे। तो नॉन न्यूमेरिक में है कैरेक्टर और न्यूमेरिक में है इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर मतलब इसका डबल साइज। जैसे आप 500 तक का डेटा स्टोर कर सकते हो, अब 1000 स्टोर करने के लिए कैसे करोगे? नंबर जो है वो 500 तक स्टोर कर सकते हो। तो आपने बाइनरी में पढ़ा ही हुआ है, बाइनरी में एक चीज पढ़ी है कि जो भी चीजें आप लिखते हो 101010 के टर्म्स में, तो उसके इक्विवेलेंट आपको डेसिमल नंबर वहां पर मिलेगा। तो जैसे 32 बिट है, 32 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी, 32 बिट representation of any number, representation of any number। क्योंकि अब मैं इसको मैंने आपको बता दिया मैथमेटिकली, और मैंने आपको क्या बोला था कि नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? सो ये है 32 बिट नंबर। अब यहाँ पर किसी भी नंबर को आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऑनलाइन। जैसे आपको लिखना है 4567 इन 32 बिट रिप्रेजेंटेशन। तो आप ये इस तरह से डिवाइड डिवाइड करके और फिर ये पूरा प्रोसीजर करते हो, और प्रोसीजर करने के बाद आपके पास जो नंबर आता है वो इस तरह से आता है। मैं आपको यहाँ पर कोई दूसरा नंबर दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये नंबर लिखा, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नंबर? कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि मैं इसको बाइनरी में ना लिखूं। तो अच्छा, यहाँ पर भी नहीं, एक्चुअली कोई भी चीज मुझे ऑनलाइन नहीं दिखाई दे रही है। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू 32 बिट बाइनरी, ऐसा कुछ बनाया नहीं इन्होंने वेबसाइट। फोर कन्वर्ट, ये कन्वर्ट तो कर रहा है। अब आप यहाँ देखो कि यदि मैंने 1 लिखा, अब आपके पास समझ लो इतने ही स्पेसेस है, इतने ही स्पेसेस है, तो आप इसमें कैसे कर पाओगे? डेटा कैसे लिख पाओगे? तो उस डेटा को लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है कि इंटीजर, फ्लोट, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं और उनके फॉर्मेट होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है। इंटीजर ये बताएगा कि आप इंटीजर नंबर यूज कर रहे हो। जैसे मैंने ए लिखा, तो एक नंबर आप ए लिख रहे हो, दूसरा आप बी लिख रहे हो, कोई भी प्रोग्रामिंग को ऑटोमेट करने के लिए। तीसरा आप लिख रहे हो सम। ओके, ये ऑटोमेट करेगा मेरी एक्टिविटीज को। किस तरह से ऑटोमेट करने वाला है? अब देखो मैंने लिखा, क्योंकि प्रिंटफ का आपको पता है कि ये यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? डिस्प्ले करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाऊंगा यूजर को, एंटर टू, पहले हम एक काम करते हैं, सिंगल एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। ओके, इसके बाद मैं इसी को कॉपी करके सेकंड नंबर के लिए भी लिख लेता हूं। मैंने लिख लिया सेकंड नंबर के लिए, फाइन। अब ये नंबर एंटर करने से क्या होगा? कहाँ एंटर करूंगा मैं? इसके लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो जगह है स्कैन ऐप।
स्कैनएफ क्या करता है, किसी भी नंबर को इनपुट में ले लेता है। ठीक है, अब इसको इनपुट करने के लिए मुझे वो बाल्टी देनी पड़ेगी, वो बकेट देना पड़ेगा जहां पर वो इनपुट ले सके। तो मैंने क्या लिखा, %d। %d क्यों लिखा, %d इसलिए लिखा, %i भी लिख सकता हूँ, %d भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो %i लिखता हूँ, एक में %i लिखता हूँ, %i इज फॉर इंटीजर वैल्यू, कॉमा। अब ये %i तो मैंने लिख दिया, एक पाइप बन गया, पाइप बन गया कि इस जगह पे ये डेटा जाना है। लेकिन ये पाइप, ये जो बकेट है, ये किसका है, ए का है, बी का है, राहुल गांधी का है, नरेंद्र मोदी जी का है, किन का है, तो यहाँ पर वो ए का है। अब ये ए में डायरेक्ट नहीं जाएगा, ए में जाएगा एड्रेस के थ्रू। तो ये एड्रेस, ये प्रोसेस होती है पूरा बताने की कि हमने ये डेटा लिया। अब आप दूसरा डेटा लोगे, दूसरा डेटा उसके नीचे आएगा और ये कहां पर जाएगा, बी में जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपको करना क्या है कि इनका सम डिस्प्ले करवाना। तो सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, सम हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया, ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। तो सम इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया, ए प्लस बी, क्योंकि यूजर ने ए और बी को एंटर करवा दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस सम को डिस्प्ले करवाएंगे। तो इस सम को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने प्रिंटफ लिखा और यहाँ पर लिखा सम ऑफ ए, समेशन सम इक्वल्स टू, पहले हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं। अब ये जो है सम इक्वल्स टू आगे के आगे दिखना क्या चाहिए, तो एक डेसिमल नंबर दिखना चाहिए या एक इंटीजर नंबर दिखना चाहिए। डेसिमल इंटीजर दोनों सेम। कहां से आएगा ये, सम से आएगा ये। ठीक है, प्रिंटफ में हमेशा एम्परसेंड यूज नहीं करते, एम्परसेंड हम बहुत बाद में यूज करेंगे, उसका अलग मीनिंग है। जैसे अब इसको रन करवाते हैं, तो इसने पूछा फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 45, सेकंड नंबर भी 45 डाल दिया, तो आंसर आ गया सम इक्वल्स टू 90। ठीक है, समझ में आई बात, कैसे हुआ ये? यस सर, आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है कि अब हम कैसे और फॉर्मेट कर सकते हैं। समेशन सम ऑफ %d एंड %d और %i, कोई प्रॉब्लम नहीं है, %d भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया आपको। अब देखो, ये वाले %d की जगह बिना स्पेस के मैंने डाल दिया a, तो अब इसकी जगह a आएगा, और दूसरे की जगह मैंने कुछ नहीं डाला तो कुछ भी अजीब वैल्यू आएगी। देखो, सम ऑफ 34 एंड 68 इक्वल्स टू दिस, है ना, ये अजीब वैल्यू आ रही ना, कुछ भी गार्बेज सी वैल्यू आ रही है। एक्चुअली यहाँ पर जो ये जो गार्बेज थर्ड वाली आ रही है गार्बेज, क्योंकि फर्स्ट को तो इसने यहाँ से ले लिया, तो ए की जगह पे ये रिप्लेस हो गया, समेशन की जगह पे ये रिप्लेस हो गया। अब मैं यदि यहाँ बी लिख दूं तो अब जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो ए की जगह पे ये ए इस वाले %d में जाएगा, बी इस वाले %d में जाएगा और सम इस वाले %d में जाएगा। अब आप देखो, इसको मैं रन करवाता हूँ, 23, 45, अब आप देखो सही सही आंसर आ गया। तो ये एक तरीका है प्रिंटफ और स्कैनफ का। यदि यही नंबर आप फ्लोट में ले लेते हो, यही नंबर आप फ्लोट में ले लेते हो, तो सारे आंसर, अब मैं यदि %i लिख रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, प्रोग्राम रन होगा बकायदा, 45.8 लिखा है ना, लेकिन अब यहाँ पर ये एरर आ गई, क्यों, क्योंकि मैंने ये पॉइंट लगा दिया, और ये जो पॉइंट लगाने के बाद क्या हो गया कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया है, एंटर कौन सा नंबर किया है, इंटीजर। यदि मैं f करता, %f करता तो ज्यादा अच्छा रहता, ज्यादा अच्छा मतलब सही रहता। अब इसके बाद में %f और %f लिखूं, तो अब आप देखो इसमें इस प्रोग्राम में चेंजेस आ जाएंगे। ये प्रोग्राम अब उस तरह से बाहर नहीं निकलेगा। 45.7 लिखा, अब इसने दूसरा नंबर 30.5 ये मैंने लिख दिया, और इसके बाद इसने दोनों का एडिशन करके यहाँ दे दिया। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 45.70000 लास्ट में 1 लिखा हुआ है, इसी तरह से इसमें लास्ट में 2 लिखा हुआ है। तो दिस वैल्यू इज बिकॉज ऑफ प्रीवियसली मेंशन्ड वैल्यू इन दैट रजिस्टर, जहां पर ये क्लियर करना था
तो वहां पर ये क्लियर नहीं होने की वजह से ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और यदि आप इसको डबल प्रिसीजन में कर दोगे, फ्लोट को डबल प्रिसीजन में कर दोगे, तो आपको और ज्यादा वैल्यू मिलेगी। जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो आपके और बढ़ सकते हैं। डबल ओके, सो मैंने 34.56 डाला और 34.78 डाला। अब आप देखो क्या हो गया यहाँ पर, डबल प्रिसीजन इज नॉट टेकिंग हियर। डबल के लिए हम लोग एक्सेस मॉडिफायर क्या यूज करते हैं, याद है किसी को? डबल डबल के लिए हम LF यूज करते हैं। ओके, सो ये LF, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, LF and LF. This is long float modifier. Okay, now I am going to run this program and let us write some numbers. And the answer is in double precision format. Now, I told you that it will show the range double, but it is not like that. If you want to use this, you need to write exclusively 5 point, suppose 30 places. If you want to write 5.30 places, okay, 5.30 places, then this type of thing will work well. Now let us see the running program. First number is 3, second number is 4, and you can see that the precision of this value is how many places. Here I had only written LF, but here I had written 5.30. So 5.30 times values are there. So this is format specifier, use of format specifier. Okay. तो अब आपने सिस्टम को बता दिया कि भाई इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, सब कुछ होते हैं। सिस्टम को सब समझ में आ गया। सिस्टम ने यहाँ पर %d यूज करना शुरू कर दिया, %f यूज करना शुरू कर दिया, है ना। अब मैं आप लोगों को एक और प्रोग्राम दिखाता हूं जिसमें आप ASCII कैरेक्टर्स देखेंगे। तो ASCII कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए हम एक काम करते हैं, इंटीजर i की जरूरत पड़ेगी। टोटल 8 बिट का है, कैरेक्टर का जो साइज होता है वो 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 8 बिट का। सो फॉर i इक्वल्स टू 0, मैक्सिमम वैल्यू इज i इज लेस देन और इक्वल्स टू 255। आपको देखना है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बाद ये जो कैरेक्टर्स है वो आना बंद हो जाएंगे। i++, ओके, printf and /t double quote slash yes %d equals to %c. Okay, now both the values are I and I. So let us run this program. देखो एक आवाज भी आई और आप लोग यहाँ देख रहे हो क्या दिख रहा है? बहुत सारे कैरेक्टर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 इक्वल्स टू ब्लैंक, 9 इक्वल्स टू ब्लैंक। सो थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग करते हैं इसमें। इसके बाद हम लगा देते हैं ये वाला निशान। हो क्या रहा है इस प्रोग्राम में, ये मैं आपको इसको रन करने के बाद समझाऊंगा। अब यहाँ देखो आप
ये पूरा प्रोग्राम रन हो गया और एक बार आवाज भी आई 0 इक्वल्स टू 0। इस प्रोग्राम में क्या किया मैंने, प्रिंट है %d। मैंने कहीं पर भी कैरेक्टर डिक्लेयर नहीं किया है, कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ये कैरेक्टर्स पूरे दिखाई दे रहे हैं आपको। पूरे कैरेक्टर्स इसने प्रिंट करके बताया है कि कौन कौन से कैरेक्टर 255 तक की वैल्यू के होते हैं। टोटल 255 वैल्यूज होती है एंड ये इक्वल्स टू कर देता हूं, ये पूरी एस्काई कैरेक्टर्स है, पूरे के पूरे एस्काई कैरेक्टर्स है, ये पूरे एस्काई कैरेक्टर्स है ना। इनको हमने यूज किया हुआ है और इनको यूज करने के बाद 0 1 2 3 4 इन सबको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। और हमने कहीं कैरेक्टर यूज नहीं किया। हमने क्यों नहीं यूज किया, हमने यहाँ जब फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर दिया है कैरेक्टर का %c का, तो ऑटोमेटिकली जो आई की वैल्यू है, पहले आई की वैल्यू 0 थी तो 0 की जगह जो भी आया, ये फॉर लूप चलते चलते एक ऐसी वैल्यू आई, देखो यहाँ पर, जैसे कि 228 या 227 लिखा। जैसे हमने फॉर की वैल्यू 227 लिखी तो 227 की जगह पे 227 प्रिंट हुआ, लेकिन %c की जगह पे क्या हुआ, पाई प्रिंट हुआ। यदि हम पाई प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अब मैं फॉर लूप हटा देता हूं, और क्योंकि मेरे को ये पूरी वैल्यूज पता लग गई है तो मैं इसको, यदि ये कॉपी होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं। तो 225 is pi, let me show you pi, and 1 is smiley, 2 is smiley, okay, 1 2 is smiley, fine. So suppose I am writing so many %c over here, %c, then %c, then %c, then %c. Let us write 1, then 1 is 2, and what is the value of pi? 220. 227, okay. And let me delete this for loop. 1 2 3 4. देखो ये प्रोग्राम में यहाँ पर एक स्माइली बना, एक और स्माइली बना, फिर पाई आया, इसके बाद यहाँ पर इक्वल्स टू लिखा है, इक्वल्स टू के पहले %c की जगह पे कोलोन आ गया, 1 की जगह पे स्माइली, 2 की जगह पे स्माइली, 227 की जगह पे पाई, और उसके बाद ये वाले कैरेक्टर की जगह पे कोलोन आया। सो 58 इज इक्वल्स टू कोलोन। और फिर ये एक्स्ट्रा कैरेक्टर कैसे आ गया, 1 केवल 4 ही दिखाई दे रहे हैं, यस बिकॉज ऑफ %c, कोई गार्बेज वैल्यू यहाँ पर होगी, 58 लिखा मैंने और फिर 109 लिख दिया। अब देखो आप इसकी वैल्यू क्या क्या आती है, और यहाँ से इसको हटा देते हैं ताकि ये भी कैरेक्टर ना दिखाई दे, और इक्वल्स टू भी हटा देते हैं। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, दिस स्माइली इज 1, दिस स्माइली इज 2, दिस 227, and this is 58, and this is 109. 109 is m. Let us see whether 110 is n or not. 110, 111, and 111, 112, and 113. Now let us run this program. So what is MNOPQ? Yes or no? Yes, sir. ये आपको मैंने सिर्फ ऐसी चीजें बताई है जो कि होते रहती है, क्यों कोई भी आउटपुट किस तरह से आ रहा है। ये जो आप वहां पर जो दुनिया भर की चीजें देख रही थी, वो इनकी जगह पे लिखे हुए कुछ नंबर थे, ठीक है, इनकी जगह पे लिखे हुए कुछ नंबर थे, और वो नंबर हमने बाइनरी में लिखे थे। अब आप 109 का बाइनरी निकालो, 110 का बाइनरी निकालो, ये सारे 8 बिट के नंबर आएंगे, और ये पूरे स्क्रीन में फैले रहते हैं। जैसे ब्लैंक स्क्रीन करना है, क्या करना है, उन सब के लिए यहाँ पर दिया है।
तो इंटीजर आपने यूज कर लिया, फ्लोट आपने यूज कर लिया, यदि आपको डिसीजन मेकिंग यूज करनी तो इफ यूज करेंगे, और यदि आपको किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है तो यूज करेंगे फॉर या व्हाइल। तो अब आपको करना ये है कि जो मेरे लेक्चर्स यहाँ पर है ना, यूट्यूब में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर मेरे चैनल में आपको यहाँ पर मिलेगा प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो 2 प्लेलिस्ट दिखाई देगी। ये तो एमएससी प्रोग्रामिंग लैब आपको देखना है, देखो नहीं देखना मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ मैं अपलोड करता हूँ, बाकी बहुत काम की नहीं है। यहाँ पर ये मैंने डाला फंडामेंटल लेक्चर। फंडामेंटल लेक्चर जो है वो एक्चुअल है, आपको 1 से लेकर पूरे के पूरे यहाँ तक फॉर्मेट स्पेसिफायर तक, इफ एल्स तक बता दिया। ठीक है, तो आप इफ एल्स तक यहाँ पढ़ लेंगे, और 2-3 जैसे 1-2 दिन के अंदर हम फिर से एक्स्ट्रा क्लास लेके मॉड्यूल 2 पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल 3 स्टार्ट हो गया एक्चुअली यहाँ पर। तो मॉड्यूल 2 तक तो पूरा की पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसको पढ़ना शुरू कर लो और इसको एंड कर दो पूरा। ठीक है, अब इसके बाद जो भी डाउट आते हैं आप वहाँ कमेंट बॉक्स पे लिख दो, तो मेरे को जैसी कमेंट मिलेगा मैं आप लोगों को तुरंत कॉल करके या जैसे भी होगा वो बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। तो अब आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। और नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग समझने के लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको नंबर से ही सारे कैरेक्टर्स प्रिंट करके दिखाए। यस और नो? ये जो कैरेक्टर्स यस प्रिंट हो रहे सर। हैं ये सब नंबर से प्रिंट हो रहे हैं। तो आपको नंबर सिस्टम पता होगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि क्या आने वाला है ना। सो दिस इज, तो इस तरह से आप उस पर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे, और जैसे ही ये हो जाएगा इसके बाद आप लोगों की मर्जी है, जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पर एक और है क्लास एबीसी इंट्रोडक्शन लिखा, इसमें आप जिस सेक्शन के हो उस सेक्शन के लेक्चर क्लास वाइज देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा लेक्चर 3, 1, 2, 3, 4। इसके बाद 9th लेक्चर से, क्योंकि मैंने देखा कि स्ट्रीम्स में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो स्ट्रीम्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करने शुरू कर दिए। तो सारे लेक्चर, सारे डेट के लेक्चर यहाँ पर डले हुए हैं। जैसे ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है इसमें स्काई कैरेक्टर्स को ही शो किया हुआ है, ये दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम्स भी रन करके बताया, मैक पे भी रन करके बताया आप लोगों को, उबंटू में भी रन करके बताया, विंडोज में भी रन करके बताया, और ऑनलाइन भी रन करके बताया। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसके बाद फिर आपको डाउट लगता है, बस शुरुआत ऐसी करनी है कि जिनको नहीं समझ में आया है उनको शुरुआत ऐसी करनी है कि जैसे एक लेक्चर, ये यहाँ पर पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर तो खत्म हो गया, अब ये जो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, ये टोटल 11th लेक्चर है। 11 लेक्चर 1 बाय 1 आप देखते रहें, और पैरेलली आप 12th मॉड्यूल से स्टार्ट कर लें देखना। 12th मॉड्यूल से आप बार बार रिवर्स फॉरवर्ड करके देखते जाइए, तो आपको सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरी की पूरी चीजें यहाँ मिलेंगी। ठीक है, सो मॉड्यूल 2 भी खत्म हो गया, मॉड्यूल 2 इसी में खत्म हो जाएगा, मॉड्यूल 1 भी खत्म हो जाएगा, और जहां तक आना है वहां तक हो जाएगा। इस बीच मॉड्यूल 3 आप स्टार्ट कर लीजिए। मॉड्यूल 3 स्टार्ट करने के बाद हम फिर आगे यहाँ पर 1-2 दिन के अंदर फिर से क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। फाइन। एनी अदर डाउट? सर आपने अभी थोड़ी देर पहले जब आपने ऑनलाइन पेज खोला था तो उसमें आपने स्पेसिफाई किया था बाइनरी सिस्टम के थ्रू कि जो स्पेसिफिक या फिर जो लिमिटेड स्पेस है वही होती है, उतने में ही हमें अपना प्रोग्राम रन करवाना होता है। तो उसके रिगार्डिंग आपने बोला था कि तभी हम जो फंक्शंस हैं जैसे फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, ऐसे इनको यूज करते हैं। तो आपने बताया इनका स्पेसिफिक साइज होता है। तो हाँ, जहाँ पे जो स्पेस हमको दी हुई है, जो स्पेस हमको प्रोवाइड करवाई है, वो स्पेस में जो हमको जो भी प्रोग्राम जैसे हमको रन करवाना है, तो वो जो भी फंक्शंस हैं
इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, तो वो कंप्यूटर को या फिर प्रोग्राम को कैसे पता चलता है कि उतनी ही स्पेस में वो मतलब एडजस्ट हो जाएगा या फिर एक्सीड नहीं करेगा उस स्पेस से बाहर? क्योंकि फ्लोट का भी स्पेसिफिक डायमेंशन आपने साइज बताया, हर किसी साइज का स्पेसिफिक डायमेंशन है, और फिर ठीक है। जो स्पेस हमको दे रखी है उसका भी एक डायमेंशन है, तो वो एक्सीड कैसे नहीं करेगा और उतने में ही एडजस्ट हो जाएगा, ये कैसे होता है? इसके लिए ये क्वेश्चन किसने पूछा है अभी? सर अंशु ने। हाँ अंशु, आप 10 नंबर का लेक्चर देखना, ठीक है? इस 10 नंबर के ओके। लेक्चर में मैंने पूरा की पूरा जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, ये ये पूरा बताया है मैंने, ठीक है? वन सेकेंड, ओके। 16-bit organization. Fine. Now, suppose any number. Yes. Yes. बिट क्या होता है सर? बिट Fine. So, let us write. इस एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बताया है, और इस एग्जाम्पल को यहाँ पर करके भी दिखाया है, किसी जगह पे प्रोग्राम रन करके दिखाया है। आप जब इसको देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। ये जैसे दोनों नंबर को ऐड किया मैंने, ये दो नंबर आप ऐड कर रहे हो, और ये हो गया 1, ये हो गया 1 + 1। ऐड करने के बाद इसके रिजल्ट पॉजिटिव आने चाहिए, नेगेटिव आने चाहिए, वो आपको मैंने बताया है करके, ठीक है? तो आप जब यहाँ करेंगे, करने के बाद आपको पूरी की पूरी चीजें, जैसे ये नंबर लिखे हैं, इस नंबर का जो रिजल्ट है वो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। दो पॉजिटिव नंबर लिखे होने के बाद भी नेगेटिव नंबर आता है। ये यहाँ पर देखो, जस्ट मैं इसको बड़ा कर देता हूँ साइज को। ये दिख रहा है, दो नंबर हम लोगों ने ऐड किए हैं, 25035, 25035 और 25034। इन दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्ट आ रहा है -15467 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये जब आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। और स्पेशली ये 10th नंबर का लेक्चर, लेकिन 10th नंबर के लेक्चर के लिए आपको बाइनरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये मैं बोल रहा हूँ, ओके यूट्यूब से सर। आवाज नहीं आ रही है? हाँ यस सर, मैं समझ गई। ओके। तो ये ख्याति भी नहीं आई हुई है ना? और वर्षा ने बहुत दिनों से क्लास ही अटेंड नहीं की, बहुत दिनों तक। और किसने अटेंड नहीं किया? गायत्री ने रेगुलर अटेंड किया है, और मे भी पिंकी ने रेगुलर अटेंड किया है जब से वो आई है तब से, लेकिन बाकी किसी ने अटेंड नहीं किया। बाकी दूसरे सेक्शन के सभी लोगों ने किया है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और फिजिक्स से केवल ख्याति ने अटेंड नहीं किया है क्लास, है ना? तो आप इसको एक के बाद एक देखो, जहां टफ लगता है वहां पूछ सकते हो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। तो अब मैं प्रोग्राम वापस से ओपन कर रहा हूँ, है ना? और फिर जैसी है 5-10 होगा, मैं फिर आप लोगों की अटेंडेंस लेके हेलो हाँ सर, हाँ बोलो। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 और 7 नहीं आ रहा। 2 और 7 नहीं आ रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ गिवन इंटीजर। सर कोशिश करो। ये कमेंट बॉक्स में है सर। क्या? हाँ मतलब ये मुझे बनाया ना, इसका लफ्ज़ समझ नहीं आ यही है सर। रहा क्या। ये तो बना दिया इसने रिवर्स। रिवर्स मैंने भी बनाया है, लेकिन वो एक और है रिवर्स कर, इसमें डिफरेंस ऑफ 2 है, वो नहीं आ रहा। डिफरेंस ऑफ 2, अच्छा ये नेक्स्ट वाला, प्रिंट द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर विद अ डिफरेंस ऑफ 2। ओके, ये प्रोग्राम मैंने भी पेस्ट किया है, तो मैं इसका पहले मतलब समझता हूँ, है ना? एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ बस।
Okay, this program is only available. Problem is available, but program is not. कहाँ से किया आप लोगों ने ये प्रोग्राम? जहाँ डायग्राम बना था ब्यूटीफुल वाला, एक्सरसाइज 37। एक्चुअली डिफरेंस ऑफ टू मींस, डिफरेंस ऑफ टू मींस रिवर्स जो नंबर एक्चुअल नंबर आ रहा है, दिस इज TWO2, ओके, दिस इज नॉट TO2, 2 न्यूमेरिक 2। डिफरेंस ऑफ टू मींस इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर। टू डिजिट नंबर का डिफरेंस 2 होना चाहिए। हाँ, 2 डिजिट नंबर होगा। आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है आपकी आवाज। एक बार आपका सर ये एक बार नंबर आप रिपीट कर दो जो आपने बोला है। क्या? हाँ, ये लिख दिया ना मैंने। अब ये आपके पास जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर का डिफरेंस निकालना है। ओके सर, ओके ओके। अच्छा ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, if a 4-digit number is input through the keyboard, write a program to obtain the sum of the first and last digit of this number. Yes, आसान है ये तो। इसमें करना यही है, मॉड से आपको आपको दे ही दिया है इसने पूरा 4-digit नंबर, है ना। तो उसमें पहला डिजिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीसरा कैसे कैलकुलेट करेंगे और चौथा कैसे कैलकुलेट। सेम लॉजिक है फॉर लूप या वाइल लूप वाला। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। एक बार मैथमेटिकली आप ट्राई करके देखो मॉड 10 से कौन कौन सी वैल्यू निकल रही है। आप क्या करो कि जैसे हम निकालते हैं ना बाइनरी किसी नंबर का, तो उसी तरह से इसका 10 वाला मॉड्यूलस डिवीजन करो, और 10 वाले मॉड्यूलस डिवीजन में इसकी हेल्प है। हाँ सर, मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम कैसे लिखूं उसका वो। नहीं, अब प्रोग्राम आप लिखो ना उसी स्टाइल में लिखो, सेम टू सेम वैसे ही लिखो। आप मॉड करके लिखते जाओ, जो भी रिजल्ट आ रहा है 10 वेरिएबल लो, 5 वेरिएबल लो, जितने वेरिएबल लेना है, क्योंकि आपको तो पता है कि 4 डिजिट का एक ही नंबर है, ठीक है। और उसके रिजल्ट कैसे कैसे आएंगे, तो पहले नंबर को जैसे ही आपने डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर जो आएगा, फिर जो भी नंबर बचा डिवाइड करने के बाद, तो आपको दो दो वेरिएबल और लेने पड़ेंगे। एकदम सिंपल सा फंडा है, दो दो वेरिएबल, एक जो डिवीजन को स्टोर करेगा, एक जो रिमाइंडर को स्टोर करेगा, ठीक है। इसके बाद जो भी डिवाइडेड डिवाइडेड वैल्यू आते जा रही है, उस वैल्यू को आप यूज करते जाओगे। रिवर्स में तो देखा ही आपने किस तरह से यूज किया डिवाइड वाले वेरिएबल को। थोड़ा सा ट्राई करो, यस सर। नहीं होगा तो फिर मैं ये ओके कर, ओके, मैं करूंगी। हाँ ठीक है। ओके तो सर, ओके। हाँ, तो मैं अभी अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ और आप लोग
5 पे यहाँ पेस्ट कर देना 5 तक, है ना? फिर मैं लोगों के सामने अटेंडेंस लूंगा आप लोगों के सामने।
Anybody has submitted the program? सर कुछ कर दिए हैं, कुछ अभी कर देंगे बाद में। ठीक है, जितना किया उतना सबमिट कर दो। हाँ, यहाँ पर चेक बॉक्स में किया है मैंने। एक तो तुमने तीन कर ही लिया। हाँ, 3 कर दिए सर। अच्छा 3 किए सर हैं। मैंने 5 किए हैं, मैंने भी डाल दिया चैट बॉक्स में। अच्छा, गुड। 3 में बाद में डाल दूंगी, अभी नहीं कर पाई। ठीक है, आप लोग कर लो, जहां नहीं समझ में आएगा फिर पूछना है ना। और दूसरी बात ये है कि ये प्रोग्राम तो आपने डाल दिया, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना है कि ऐसे आउटपुट आया कैसे। यस ठीक है, सर। नहीं आएगा तो फिर मैं हम्म। बताऊंगा इसको क्लास में, है ना। ठीक है, फिर मैं ओके। ओके, सो लेट मी डाउनलोड योर अटेंडेंस लिस्ट। और आज आप लोगों के सामने ही अटेंडेंस क्यों ना ले ली जाए, है ना। कितने लोग हैं, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि अटेंडेंस होती कैसे है। ये आप लोग को अमेजोन का स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहाँ पर ये अटेंडेंस मार्क करनी है। जैसे मैथमेटिक्स से सिर्फ अनिल है, तो अनिल की अटेंडेंस हो गई। और इसके पहले कि ये अटेंडेंस रिकॉर्ड हो, मैं इसको डिसेबल